हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग 24 और 25 सितंबर का जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था उसमें दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज हम लोग 29 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मेरे स्टूडेंट्स ने जो भी क्वेश्चंस बताए हैं उस आधार पर मैंने इसमें क्वेश्चन रखे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आपके 29 सितंबर के शिफ्ट में पूछे गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका आया था ईवीएस का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। तो देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये रिलेटेड है आपका ओजोन लेयर से और 1987 में प्रभावी हुआ था। देखिए, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, also known simply as the Montreal Protocol, is an international treaty designed to protect the ozone layer by phasing out the production of numerous substances that are responsible for ozone depletion। यानी कि ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए सभी विश्व के सभी देशों ने एक प्रोटोकॉल बनाया जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम लोग कहते हैं। और उसके बाद आगे देखिए क्या है, 16 सितंबर 1987 को यह लागू हो गया, अब अप्लाई हो गया। देखिए लिखा है ना, साइंड 16 सितंबर 1987, यानी कि 16 सितंबर 1987 को यह अप्लाई हो गया, प्रभाव में आ गया। इसीलिए देखिए 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे भी मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और इसकी शुरुआत हुई 1987 से। और इसका जो प्रीडिसर है, यानी कि 1985 में 1985 में वियना में कन्वेंशन हुआ था, उस आधार पर जो है ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो देखिए लिखा है 1985 वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। उसके बाद देखिए क्या है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 1989, यानी कि 1 जनवरी 1989 से ये प्रभावी हो गया और एंड हैज सिंस अंडरगॉन 9 रिविजन्स, और अब तक ये 9 बार रिवाइज किया जा चुका है। लंदन में, नैरोबी में, 92 में कोपेनहेगन में, फिर 95 में वियना में, फिर 97 में मॉन्ट्रियल में, और लास्ट 2016 में किगाली में इसको रिवाइज किया जा चुका है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड। देखिए, ईवीएस के इसी तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जेनेवा प्रोटोकॉल है, वियना कन्वेंशन है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका, क्योटो एक प्लेस है जापान में, और 1997 में इस प्रोटोकॉल को क्या किया गया था? एक्सेप्ट किया गया था, इसलिए इसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। अब इसकी कुछ खास बातें देख लेते हैं क्या है। देखिए, यह यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी रूप से बाध्य समझौता है जो औद्योगिकृत देशों पर ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने के लिए दबाव डालता है। यानी मोटे मोटे तौर पे हम कहें तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से रिलेटेड है। ठीक है। और देखिए क्या है, 11 दिसंबर 1997 को इसे एक्सेप्ट किया गया, जबकि यह 16 फरवरी 2005 से इफेक्टिव हुआ, प्रभाव में आया, यानी इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है। आगे देखिए क्या है, पहली प्रतिबद्धता अवधि 5 वर्षों के लिए 2008 से 2012 के लिए थी। इसमें जो 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके उत्सर्जन को 1990 के लेवल से कम करना था, यानी कि कितना कम करना है? 5.2% कटौती करनी है। और कौन कौन सी गैसेज देखिए हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs और परफ्लोरोकार्बन PFCs। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत कुछ अन्य प्रावधान जैसे हैं स्वच्छ विकास तंत्र तथा कार्बन व्यापार। तो एक क्वेश्चन देखिए यहाँ से आपका और पूछा जाता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कौन कौन सी हैं? तो CO2, CH4, SF6, N2O, HFC, PFC। तो ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो पूछा गया था, कैशे मेमोरी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैशे मेमोरी? तो कंप्यूटर में आप लोगों ने सुना होगा, मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम रोम, बहुत ढेर सारी मेमोरी के बारे में सुना है। तो यहाँ पर है कैशे मेमोरी क्या है। तो देखिए क्या है, कैशे मेमोरी इज एन एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप दैट एक्ट एज अ बफर बिटवीन रैम एंड द CPU। यानी कि देखिए, जो कैशे मेमोरी होता है ये आपका रैम एंड CPU के बीच में एक ब्रिज का काम करता है।
It holds frequently requested data and instructions so that they are immediately available to the CPU when needed. Cache memory is used to reduce the average time to access data from the main memory. यानी मेन मेमोरी से डेटा को बार बार ना लाना पड़े, इसके लिए कैशे मेमोरी में टेम्परेरी रूप से डेटा स्टोर कर दिया जाता है। देखिए लिखा है ना, CPU प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि CPU से प्राइमरी मेमोरी में डेटा को पहुंचाने के लिए बार बार मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए बीच में एक टेम्परेरी सर्वर रखा जाता है जिसको कहा गया कैशे मेमोरी। ऐसे क्या है कि कोई इन्फॉर्मेशन देखिए मोबाइल पे आप लोग जो है बार बार उसको एक्सेस करते हैं, तो उससे होता क्या है कि बार बार अगर CPU से ही मेमोरी को लाना पड़े तो टाइम जो लिमिट है वो बढ़ जाएगा। इसलिए कैशे मेमोरी में कुछ देर के लिए टेम्परेरी वो जो डेटा है आपका स्टोर हो जाता है और यहाँ से फिर जब जब आपको ज़रूरत पड़ती है तुरंत यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी को कहा जाता है कैशे मेमोरी। ये फास्टेस्ट होता है और ये वोलेटाइल मेमोरी है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कैशे मेमोरी से रिलेटेड। इसी तरीके से देखिए रैम, रोम, पी रोम, ई रोम, ये सब बहुत पूछा जा रहा है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, देखिए ये है आपका अल्फ़ाबेट सीरीज़ है आपका BDHJNP, BDHJNP, BDHJNP। नेक्स्ट हम पूछा था क्या था। अब देखिए इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका पोजीशन याद होना चाहिए, नंबर पोजीशन। तो एक तो सिंपल सा तरीका ये है अल्फ़ाबेट के नंबर पोजीशन को याद करने का, वो है इज़ोटी। ई किस प्लेस पे है? 5 प्लेस पे, जे है 10th प्लेस पे, ओ है 15 प्लेस पे, टी है आपका 20 प्लेस पे, वाई है आपका 25 प्लेस पे। अब ऐसे क्या है, थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी, जैसे ए से ई के बीच में मान लीजिए 5 लेटर हैं, तो ABCD यानी BCD का प्लेस आपको आसानी से पता चल जाएगा। B 2 प्लेस पे है, C 3 प्लेस पे है, D जो है 4th प्लेस पे है। इसी तरह E और J के बीच में 3 लेटर होंगे, J और A के बीच में भी इसी तरीके के लेटर होंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा BDHJN। अब B का प्लेस क्या है, देखिए B है 2 प्लेस पे, D है 4th प्लेस पे, H है 8 प्लेस पे, J है 10 प्लेस पे। ठीक है, BDHJNP। N है आपका 14th प्लेस पे और P है आपका 16th प्लेस पे। ठीक, अब देखिए क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है कुछ, तो B और D के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 4 और 8 के बीच में 4 का, फिर 8 और 2 के बीच में 2 का, फिर 10 और 14 के बीच में 4 का, फिर 14 और 16 के बीच में 2 का। यानी एक पैटर्न देखिए चल रहा है 2 4 2 4 2, यानी नेक्स्ट जो डिफरेंस होना चाहिए नंबर के बीच में 4 का, यानी 4 का मतलब P + 4 यानी 16 + 4 20, यानी कि 20 का मतलब यहाँ पर होना चाहिए T, क्योंकि T की प्लेस है 20, और यहाँ पर जो डिफरेंस होना चाहिए वो 4 का। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर सही क्या होगा? T, यानी नेक्स्ट टर्म होगा आपका T। ठीक है, 2 4 2 4 2 4 का पैटर्न चल रहा है नंबरों के बीच में, ये बस सिंपल सा याद रखिएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है। तो देखिए फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है, इट कंसिस्ट मेनली ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। इसमें सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जैसे ओजोन है, NO2 है यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और VOC का मतलब होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स। VOCs फॉर्म्स व्हेन सनलाइट इंड्यूसेस केमिकल चेंजेस इन गैसेज एंड एरोसॉल्स, यानी कि जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तब ये सब जनरेट होते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग्स। कॉजेज पुअर विजिबिलिटी, इसका कारण क्या है? इसकी वजह से पुअर विजिबिलिटी मतलब विजिबिलिटी जो है एनवायरनमेंट की कम हो जाती है, बर्निंग आइज, आंखों में जलन होने लगती है, फेफड़ों में दिक्कत होती है, और वर्सन कंडीशन ऑफ द हार्ट, यानी कि हार्ट्स में भी दिक्कत होता है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है? इज अ ब्राउनिश ग्रे हेज caused by the action of solar ultraviolet radiation on atmosphere polluted with the hydrocarbons and oxides of nitrogen. It contains the anthropogenic air pollutants, mainly ozone, nitric oxide and organic components which are trapped near the grounded by temperature inversion. तो वही जो मैंने अभी बताया आपको वही इसमें लिखा है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यानी कि फोटोकेमिकल स्मॉग कंसिस्ट ऑफ ओजोन, पैन, नॉक्स, ये
तीनों चीज़ें पाई जाती हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फोटोकेमिकल एस्मॉग, एक क्वेश्चन ये था, तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था 4, 12, 28 और 52। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, यानी 4, 12, 28, 52। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा ये बताना था। क्वेश्चन है आपका 4, 12, 28, 52। तो अभी देखिए, इसको यहाँ देखने से ही समझ में आ रहा है, अगर इन दोनों के बीच का हम गैप लें तो यहाँ 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर 12 और 4 16 का डिफरेंस है, और यहाँ पर आपका 24 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये एक टेबल फॉलो हो रहा है 8 का। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, यानी नेक्स्ट होना चाहिए 8 4 जा 32। ठीक है। तो 52 में अब हमें 32 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 5 और 3 8, यानी कि ये नेक्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 84। आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। यहाँ पर 4 और 12 के बीच में 8 का डिफरेंस है, 12 और 28 के बीच में 16 का डिफरेंस है, 28 और 52 के बीच में 24 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर 8 की टेबल फॉलो हो रही है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, और नेक्स्ट होना चाहिए 8 4 जा 32, यानी कि 52 + 32 दैट इज 84। ये आपका है आंसर, जो कि ऑप्शन में दे रखा है 84। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था फुल फॉर्म GIF का। तो GIF जो शॉर्ट फॉर्म से, इसको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत पूछे जा रहे हैं। तो पहला शॉर्ट फॉर्म है GIF का ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, यानी कि GIF पूछा गया था। इसके अलावा कुछ रेफरेंस मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। PNG का फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, TIFF टैग्ड इमेज फाइल, PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और EPS इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हाउ टू मेजर स्पीड ऑफ इंटरनेट। देखिए, ये इंटरनेट से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा गया था मेगाबाइट में। तो मोस्टली हम लोग MB में यूज़ करते हैं एवरेज टर्म में, लेकिन ऐसा नहीं कि इंटरनेट की जो स्पीड है केवल MBPS में ही मेज़र की जाए, ये मैंडेटरी नहीं है। KBPS भी होता है, GBPS भी होता है, TBPS भी होता है, लेकिन एवरेज या जनरली हम लोग MBPS ही बोलते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि वो ऑप्शन में होगा। यानी MB का फुल फॉर्म है मेगाबाइट, GB का है गीगाबाइट, TB का है टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। तो प्लीज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में गोल नंबर 1 क्या कहता है, गोल नंबर 2 क्या कहता है, इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे गोल नंबर 1 देखिए, लिखा है नो पॉवर्टी, 2 है 0 हंगर, 3 है गुड हेल्थ, और इस पर एक मैंने वीडियो भी बना रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पर, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड भी कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था फाइल एक्सटेंशन को मैच करने का। जैसे ऑडियो फाइल के लिए है MP3 फॉर्मेट, ये तो पता ही है आपको। वीडियो के लिए है .mp4 फॉर्मेट, इमेज के लिए है .jpeg फॉर्मेट, और डॉक्यूमेंट के लिए है .doc। देखिए, इसमें मैचिंग नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। ऑडियो के लिए MP3, वीडियो के लिए MP4, इमेज के लिए JPEG, डॉक्यूमेंट के लिए .doc फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। और भी कई फॉर्मेट मैंने इस पर लिख रखे हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी मैं प्रोवाइड भी करा दूंगा। देखिए, जैसे JPEG है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप्स, GIF है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, PNG है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PDF है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट रीड ऑनली, .doc का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, .txt प्लेन टेक्स्ट फाइल, .docx माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन XML डॉक्यूमेंट, और MP3 का होता है MPEG ऑडियो लेयर 3। नेक्स्ट है आपका AIFF ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, वेव है वेव फॉर्म PCM। एक है MPEG, ये इसका मतलब होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, .wmv है विंडोज़ मीडिया वीडियो, .flp है फ्लैश वीडियो, और .avi है ऑडियो वीडियो इंटरलीव, और .mp4 है MPEG लेयर 4। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या देखा, जो भी आपके 29 सितंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो भी एग्जाम्स होते रहेंगे इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और यदि अच्छा लगा है तो इन्हें सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।